स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स और ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स देखे थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड शुरू करते हैं उसको 5 पॉइंट्स में कवर करते हैं। जबकि सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, कि वो जो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं कौन सा है, क्या है, कैसा है, उसकी अकरेंस कहाँ पे है। सेकेंडली हम देखते हैं उसकी प्रिपरेशन मेथड कैसे है। थर्ड में हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और फोर्थ में देखते हैं उसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या है। और लास्ट वन इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं, दैट इज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हम लोगों ने ऑर्गेनो लिथियम कवर कर लिया है, फिर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड कवर कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं आज नेक्स्ट टॉपिक अपना ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। जो टिन होता है उसको हम लोग एसएन बोलते हैं। एसएन जो होता है, आपको मैं बता दूं, 2 स्टेट में पाया जाता है। एसएन जो है वो SN+2 में पाया जाता है या SN+4 में। जब भी कोई हमारा कंपाउंड या एलिमेंट जो होता है, मोस्टली एलिमेंट जो होते हैं वो जब कभी 2 स्टेट में पाए जाते हैं तो उनकी जो लोअर स्टेट होती है उसके नेमिंग के एंड में हम उसको अस लगाते हैं, क्या, OUS। और जो हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसी की होगी सेकंड। मतलब ये सिर्फ कहाँ पे यूज होता है, जिनकी सिर्फ 2 स्टेट पाई जाती होंगी। जैसे मान लीजिए कोई +1 +2 में पाया जाए, +2 +3 में, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंपाउंड पाया जा रहा हो। 2 से ज्यादा में या 2 से कम में हम नहीं लगाते हैं, सिर्फ वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हो मोस्टली। तो यहाँ पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी नेमिंग के एंडिंग में OUS का यूज करते हैं, दैट मीन्स अस। ठीक है। और जो हमारा लास्ट वाला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है उसकी नेमिंग में क्या करते हैं, उसके नेमिंग में हम ICE इक का यूज करते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ते हैं Fe+2 जिसका नाम होता है फेरस। ये लीजिए, लास्ट में एंडिंग है फेरस, दैट मींस ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसकी सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आप सबको पता है, +3 होती है। और +3 है दैट मींस इससे हायर है। हायर वाले के लिए इक का नेम यूज करते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं फेरिक। और ये आप सब लोग जानते भी थे, ये नाम जानते थे, लेकिन जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो ये फेरिक हो गया। सिमिलरली जो हमारा टिन है इसका नाम होता है एंटीमनी, सॉरी यहाँ पे टिन है, टिन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनस। क्या बोलते हैं, स्टेनस। क्यों, क्योंकि ये लोअर फॉर्म है इसकी। ये तो हमारा स्टेनस हो गया है, डबल एन लगा दीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा स्टेनस हो गया। और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ये हमारा हायर ऑक्सीडेशन का स्टेट का है, तो ये स्टेनिक हो जाएगा जो हमने पढ़ा है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अस, लोअर के लिए अस का इस्तेमाल करते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इक का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेनस और स्टेनिक, फेरस और फेरिक सिमिलर है। वहां पे अब हम देखते हैं टिन क्या है। टिन इज एक्टिव, यहां पे याद रखिएगा, जैसे हम लोग बात किए थे अपने किसके लिए, एल्यूमिनियम जो है चीपेस्ट हमारा क्या होता है, एक्टिव मेटल होता है। आयरन इस तरह तो आयरन बहुत सस्ता होता है किसी भी मेटल के कंपैरिजन में, बट हम बात करते हैं वो मेटल जिनकी रिएक्शन स्लैब में कराई जाती है, एक्टिव मेटल जो होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शन करते रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आयरन कहाँ रिएक्शन करता है, बिल्कुल पड़ा रहता है, सालों साल हो जाते हैं, कहीं पे बाहर है, गेट वगैरह है, ग्रिल वगैरह है, रॉड है, सरिया है, कुछ भी होता है, आयरन की स्टिक्स होती हैं, उनमें सालों साल बाद कहीं कोरोजन प्रोसेस होती, बहुत स्लो होती है। ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके कोरोजन बनाते हैं, बहुत स्लो रिएक्शन, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिव, बस मिली सेकेंड्स में या माइक्रो सेकेंड में रिएक्शन कर जाते हैं। ऑर्गेनो टिन कंपाउंड क्या है, ये भी एक सस्ता होता है। जैसे एल्यूमिनियम था वो बहुत ही ज्यादा सस्ता है, सिमिलरली दिस टिन इज रिलेटिवली चीपर। वहां पे वर्ड यूज किए थे चीपेस्ट, यहाँ चीपर, वो बहुत ही सस्ता है, सबसे सस्ता है। ये भी है सस्ता, लेकिन एल्यूमिनियम से थोड़ा सा महंगा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टिन की। ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स आर रेडली अवेलेबल, मतलब इजीली मिल जाते हैं। सेकंड है हमारा ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है वो हमें देखना है। आपको मैंने बताया था जब भी किसी कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड शुरू करते हैं तो उससे सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसका इंट्रो, फिर उसकी प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज, फिर साथ में उसका
स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग और फिफ्थ पार्ट हमारा एप्लीकेशन। तो सबसे पहले शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। आपके सामने लिखा है, कुछ मैंने मेथड्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट मेथड हैं। यहां पे हमारा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX। RMGX का यूज करके हम कैसे अपना ऑर्गेनोटिन कंपाउंड बनाएंगे, और ऑर्गेनोटिन कंपाउंड जो हम पढ़ेंगे वो होगा RSN, क्योंकि यही हमारा स्टेबल स्टेट होती है। जो R4 होती है वो हमारी मोर स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू +2। सिमिलरली जब हम देखते हैं फेरिक स्टेट जो होती है वो मोर स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू +2। आपने पढ़ा होगा जो फेरस वाला है फेरिक में बहुत आसानी से कन्वर्ट होता है, फेरिक वाला फेरस में नहीं वापस कन्वर्ट होता है। ये तो इसमें स्पॉन्टेनियस ही कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये इसमें वापस अपने आप नहीं आता है। सिमिलरली SN+2 में जो होता है वो कम स्टेबल होता है, SN+4 वाला जो स्टैनिक फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है। तो जब भी हम पूरी अपने ऑर्गेनोटिन कंपाउंड की बात कर रहे होंगे तो याद रखिएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी तो इसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, हमारे 4 जुड़ेंगे। जैसे एल्यूमिनियम के केस में देख रहे थे वो ट्राईवैलेंट था, उसके साथ 3 जुड़े थे। लिथियम की वैलेंसी 1 होती, उसके साथ 1 जुड़ा था, तो यहां पे 4 जुड़ेंगे। सेकेंड है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है, याद करिए जरा, जब आपने इंटर का क्लास पढ़ा था, इंटर क्लास में आप मतलब 10+2 लेवल पे जब आपने देखा था, चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, और उसमें एक रिएक्शन थी वुड्स रिएक्शन। वहां पे हम लोग क्या पढ़ते थे, सिंपली पढ़ते थे, कोई RCl टाइप की स्पीसीज थी, RCl प्लस यहाँ पे 2 Na लेते थे, फिर एक और RCl इधर लेते थे और Cl इधर लिखते थे, और R ग्रुप इधर, और इसके ऊपर सॉल्वेंट लेते थे ईथर टाइप का, और हमें ईथर लेते थे, हमको क्या मिलता था R और R, प्लस यहाँ पे 2 NaCl मिल जाते थे। ये रिएक्शन होती थी, यहाँ से Cl निकलता था और यहाँ से 2 Na, तो ये 2 NaCl रिड्यूस हो जाते थे, R ग्रुप और R ग्रुप आपस में जुड़ जाते थे, इसे हम वुड्स रिएक्शन का नाम देते थे। वही वुड्स रिएक्शन है, सिमिलर यही होगी, बस यहाँ पे इस रिएक्शन में हम क्या ऐड करेंगे, आगे पढ़ेंगे भी, वहां पे क्या ऐड कर देंगे, स्टेनस या स्टैनिक अपना फॉर्म डाल देंगे, मतलब टिन का एलिमेंटल फॉर्म डाल देंगे, और वो अपना कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टैनिक में, और स्टैनिक के बाद उसमें 4 एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। सिंपल सी रिएक्शन है। तो ये फिर है रिएक्शन विद ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। याद करिए, क्लिक करिए, जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हमने देखा था ऑर्गेनो एल्यूमिनियम क्या होता है, RAlR3 प्लस हम लोग लेते हैं इसका सॉल्ट SnCl4 ये लेते हैं। तो अब इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल टू मेटल जो है ट्रांसफर रिएक्शन, या इसी को दूसरे वर्ड्स में बोलते हो जो कि ज्यादातर लिखा मिलता है, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। इसी ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन को देखते हुए एक ये मेटल है, एक ये मेटल है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे, ग्रुप वैसे ही रहेंगे, बस वैलेंसी वैलेंस करना है। एल्यूमिनियम की 3 रहनी चाहिए और टिन की हमारी 4 रहनी चाहिए। तो बनने वाली स्पीसीज यहां आपको SnR4 प्लस AlCl3, यही मैंने दिखाई थी जब वहां पर हम प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन की वगैरह वगैरह पढ़ रहे थे, तो वहां पे देख रहे थे ये कंपाउंड हमको देखने को मिल रहा था। वही अब जब बात है वहां पे हम एल्यूमिनियम के लिए पढ़े तब भी यही रिएक्शन पढ़े, और जब हम अब यहाँ टिन पढ़ने आए हैं तब भी वही रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपस में ही तो रिएक्ट कर रहे थे। बस वहां पे एक हमने उसके संदर्भ में वहां पे Al एल्यूमिनियम के टर्म्स में बात की थी, और यहाँ पे हम लोग टिन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, या इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। है तो एक ही रिएक्शन, बस यही हमको पढ़ना है। ये हमारे 4 कंपाउंड है, मतलब 4 रिएक्शन के मेथड हैं। डायरेक्ट रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताई थी, जब भी लिथियम लिया था सबसे पहली वाले रिएक्शन में, याद करिए लिथियम लिया था, इसकी रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से कराओगे। लिथियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, दैट मींस इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। एल्किल हाइलाइड में R ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और हेलोजन ग्रुप निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव के साथ। ये वाला हमारा एक इधर आ जा रहा था, और यहाँ पे 2 Li के हम 2 लेते थे, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता था RLi प्लस R, यहाँ पे LiX, मतलब एक तो Li का X बन जाता था और एक Li का R। तो इसका तो किसी काम का नहीं था, लेकिन RLi हमारे किस लिए यूजफुल था, क्योंकि वो एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड था। सिमिलरली यहाँ पे हम डायरेक्ट अपना मेटल लेंगे, और मेटल पढ़ कौन सा रहे, टिन, तो हमने Sn ले लिया। फिर डायरेक्ट क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे RCl, और वो भी हमको बनने वाली स्पीसीज क्या होनी चाहिए, RSnR4। यहाँ पे R4 लिख लीजिएगा,
क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो इसके लिए हमको ये भी 4 करने पड़ेंगे। साथ में अब हमको बनने वाली स्पीसीज जो है SN का, तो यहां से ये निकल गया, साथ में हम लोग SnCl4 भी ले लेंगे। यहां से 4 ये निकला है, 4 उधर निकल जाएगा, तो हमारा सिंपली यहां पे इसके 2 ले लेंगे, तब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसका डायरेक्ट रिएक्शन का कहने का मतलब यही था। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। R ग्रुप जो होता है, R ग्रुप क्या करेगा, RMgX। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ये निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज है मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। और हमारा ऑर्गेनोटिन कंपाउंड की रिएक्शन अगर देखेंगे तो कैसे होगा, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि जो आपके यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उनकी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मोर स्टेबल होंगे, इसलिए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बनेंगे प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग SnCl4। मतलब हम लोग टिन का ही क्या लेंगे, सॉल्ट ले लेंगे, जैसे AlCl3 लेते थे वही, विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम रिएक्शन पढ़े थे, बिल्कुल सेम रिएक्शन पढ़े थे, किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। वहां पे हम लोग एल्यूमिनियम और RMgX लिए थे और यही रिएक्शन हुई थी। क्या हुआ था, हमारा MgX2 बन गया था। मतलब Mg क्या, वैलेंसी क्या शो करता है, +2, तो Mg और एक यहाँ पे प्लस बना हुआ, देखिए Mg है ना, यहाँ पे मैंने बनाया है MgXCl। Cl इसलिए क्योंकि ये वाला Cl यहाँ पे भी मान लीजिए X4 होता तो यही वाले Cl यहाँ आ जाते और आपको स्पीसीज देखने को मिलती MgX2 के 4 मॉलिक्यूल। यही हमने देखा था एल्यूमिनियम के केस में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किए थे तो वहां पर रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट हो गए थे और आपको इसी तरह की रिएक्शन देखने को मिली थी। यहां पे होगा पॉजिटिव पार्ट, यहां पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव। तो ये पॉजिटिव कहां आएगा, इसके ऊपर ये निगेटिव इस पॉजिटिव पे आएगा और यहां पे ये निगेटिव पार्ट है तो ये निगेटिव पार्ट कहां आएगा, इस वाले पॉजिटिव पार्ट पे। तो Mg और Cl जुड़ेंगे और हमारा R और SN जुड़ेगा और हमें क्या मिलेगा, SnR4 मिलेगा, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, जिसको हम लोग स्टैनिक फॉर्म बोलेंगे, टेट्रा एल्काइल स्टैनिक हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब ये तो पहला मेथड था, यहां से हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही में इंपॉर्टेंट क्या है, ये जब भी रिएक्शन कराई जाती है आपको शायद से याद होगा मैंने बताया था कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई भी रिएक्शन करते हैं, साथ में ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोटिन और ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, हम 3 पढ़ चुके हैं। इन सब की रिएक्शन कहाँ कराते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कराते हैं। बार बार याद रखिएगा। जबकि कई बार ऐसा होता है एडक्ट बन जाता है, हम जो ईथर ले लेते हैं ये, तो ईथर क्या करता है, वैकेंट डी वैकेंट पी में जाके एक एडक्ट की फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाती या यील्ड खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग यही लेते हैं सॉल्वेंट। नहीं तो ये इतने एक्टिव हैं, अल्कोहल वाटर या कुछ डालेंगे तो उन्हीं के साथ रिएक्शन करके कुछ अलग ही रिएक्शन चला देंगे। मतलब फिर तो प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं मिलना है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था, जिसमें मैंने फ्लो चार्ट आपको पूरा दिया था, उसमें दिखाया था कैसे अल्कोहल, कैसे वाटर और कैसे O2 और कैसे SO2 ये सारे कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे AlR3 के साथ। उसी तरीके से लिथियम के साथ कर रहे थे। इनकी रिएक्शन हम कहाँ कराते हैं, हम लोग इनर्ट सॉल्यूशन में या इनर्ट एटमॉस्फेयर में कराते हैं। ये आपकी है फर्स्ट मेथड था। साथ में इसके साथ में अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक चीज देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज लिखी है कि द THF और ए मिक्सचर ऑफ डाई इथाइल ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। मतलब हम हाइड्रोकार्बन के ही ऑर्गेनिक पार्ट में ही करेंगे। लेकिन अगली रिएक्शन अगर आप देखेंगे, यहाँ क्या है, वेरियस ऑर्गेनोटिन डेरिवेटिव आर फॉर्म्ड बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन क्या है, याद करिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था AlR3, इसकी रिएक्शन कराई थी AlCl3 के साथ। तो हुआ क्या था, ये भी हमारा एल्यूमिनियम का कंपाउंड, ये भी एल्यूमिनियम का कंपाउंड। इससे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया था, बोला था कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से 2 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जनरेट होंगे। कैसे होंगे, ये देखिए, यहां से एक R ग्रुप इधर जाएगा और इधर से एक Cl ग्रुप इधर आएगा। तो इससे बनने वाली स्पीसीज क्या बनेगी, देखिए AlR2 तो यही रहेगा, एक इधर से Cl आ गया तो ये, तो एक कंपाउंड हमारा कुछ ये बनेगा। देखिए एक कंपाउंड हमें ये मिलेगा, दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पे
Cl2 ही रहेगा, लेकिन एक R ग्रुप इससे इधर चला गया है तो ये रहा। और हमें पता है यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे दो दो R ग्रुप जुड़े हैं तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ पे Al के साथ एक R ग्रुप जुड़ गया तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बिकॉज बेसिक डेफिनेशन क्या होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की हमारा कोई भी मेटल और एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली लिंक होने चाहिए बस। तो एक एल्काइल ग्रुप मतलब एक ऑर्गेनोमेटेलिक से दो मिल रहे हैं। सिमिलर वही रिएक्शन है, जैसे ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन, वही चीज यहां पे है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैनिक रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोचेशोव रिएक्शन। यहाँ पे के साइलेंट है तो इसको हम लोग कोचेशोव रिएक्शन बोलते हैं। देखिए R4SN है और यहाँ SnCl4 है, तो क्या करेंगे, एक Cl को इधर रिप्लेस किया और उसके बाद इधर आ गया, तो हम लोग सॉल्ट लिखने SnCl4 बनने का, तो यहाँ पे SnCl3R ये भी बनेगा, लेकिन इससे हमें नहीं मतलब है, हमें बेसिक जो हम लेके चल रहे हैं उसको देखना है कि उसका क्या हो रहा है। तो एक Cl इधर आया है सिर्फ, उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे हमारा R4SN है और यहाँ SnCl4 ले रहे हैं 1:1 के रेशियो में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, दो यहाँ से इधर शिफ्ट होंगे और दो इधर से शिफ्ट होंगे। तो आपको दोनों के लिए अगर यहाँ से हमारे दो R ग्रुप जाएंगे तो बचेगा SnR2 और इससे हमें क्या मिलेगा, SnCl2। तो यहाँ के दो R इधर आएंगे तो क्या बनेगा, R2, और यहाँ के दो Cl इधर आएंगे तो क्या होगा, Cl2। तो ध्यान से देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक ही तरह है कि नहीं, इसीलिए हमने जो प्रोडक्ट में बनाया है उसके लिए 2R2 SnCl2 लिख दिया है सिंपल वर्ड्स में। चलिए R4 इसका यहाँ पे हमने लिया था 3:1 रेशियो में, यहाँ पे लिया है 1:1 रेशियो में और यहाँ लिया है 1:3 के रेशियो में। आप जैसे मेन ग्रुप में पढ़ते हैं जीनोन की और फ्लोरीन की रिएक्शन, वो डिपेंड करता है कितनी फ्लोरीन ले रहे हैं किस टेम्परेचर पे, उसी हिसाब से कंपाउंड बनता है HCF2, HCF4 या HCF6 तक बनता है, या बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन देके HCF8 2 निगेटिव चार्ज ये कंपाउंड भी बनता है। बहुत डिफिकल्ट होता है बट बनता ये भी है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड भी बनते हैं, तो डिपेंड करता है कितना जीनोन और फ्लोरीन का रेशियो और टेम्परेचर, उसी तरीके से कैसे हम रेशियो देखिए चेंज कर रहे हैं तो हमारी रिएक्शन चेंज हो रही है। सिर्फ और सिर्फ SN मतलब टिन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इधर से उधर, ये है सिंपल सी, और इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, कोचेशोव रिएक्शन बोलते हो। तो ये हमारी सेकंड था, लेकिन अब इसमें क्या है, इन अबव केस मतलब ये जो है लॉन्ग चेन एल्काइल, इस वाले इसमें हम लोग लॉन्ग चेन एल्काइल का, फेनाइल का या एरोमेटिक रिंग टाइप के विनाइल ग्रुप, कोई भी मतलब ओवरऑल ये है कि बल्कि ग्रुप की रिएक्शन नहीं करा पाते हो, क्योंकि यहां पे जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, जैसे ये SN है इससे जुड़ा हुआ है, मान लीजिए खूब बड़ा बड़ा ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पे दूसरा SN है और इसके ऊपर भी 1 2 3 और 4, तो इसके ऊपर जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा ना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर ग्रुप्स बल्कि होंगे। बट वही SN हमारा एक ये है, इसके ऊपर इतना बड़ा ग्रुप हो और दूसरा हमारा SN हो और इसके ऊपर भी छोटे छोटे ग्रुप हो, तो ये इजीली इधर से जाके इधर चले जाएंगे, ये इधर से जाके इधर आ जाएगा, इजीली आएगा। मतलब बल्कि ग्रुप होंगे तो रिएक्शन होने में डिफिकल्टी होगी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसको हम लोगों ने देख लिया। सेकंड मेथड हम लोग देखने से पहले देख लेते कि विज्ञान वृक्ष जो है, विज्ञान वृक्ष आपके लिए फुल रिकॉर्डेड कंटेंट लाया हुआ है। आपके सेमेस्टर के लिए जितना भी सिलेबस है सिस्टमैटिक फॉर्म में उसका वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, साथ ही साथ में आपको दी जाती है वेल एक्सप्लेन्ड जो स्लाइड्स दी गई हैं, ये ऐसे ही एक्सप्लेन्ड स्लाइड आपको पूरी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसकी वजह से आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बनाने की जरूरत भी नहीं, आप उसका डाउनलोड करके और PDF प्रिंट करा सकते हैं, जिससे आपका टाइम बच सकता है। साथ ही साथ में आपको अगर मास्टर्स करनी है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए एग्जाम होता है CUET PG, तो साथ ही साथ विज्ञान वृक्ष आपको CUET PG का भी कोर्स असाइन करता है, जिससे आप अपनी तैयारियों को बूस्ट कर सकते हो और प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी का IIT में जाने का सपना है तो विज्ञान वृक्ष उसको भी कवर करता है और उसको आपको अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि IIT JAM जैसे सिलेबस की जो भारी भरकम फीस होती है उसको रिड्यूस कर विज्ञान वृक्ष ने बहुत ही कम कर दी है, मिनिमम ही कर दी है मतलब, और साथ ही साथ में इसमें देते हैं आपको टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपना ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप MSc फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके लिए IIT गेट और CSIR नेट जैसे एग्जाम हैं।
आईआईटी गेट में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी पीएसयूज में डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे जॉब मिलती है। इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ओएनजीसी, इस तरह घेल बेल, इस तरह की इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ पाए किसी कारणवश तो आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स पहले कर रखी है तो पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें मिलती है आपको अच्छी खासी एक फेलोशिप। साथ ही साथ में सीएसआईआर नेट अगर आप करते हैं, आपका पैशन टीचिंग में है तो आपके लिए सीएसआईआर नेट क्रैक करना कंपलसरी है। विज्ञान वृक्ष के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो उसको क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। साथ ही साथ में अगर आपने सीएसआईआर नेट के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके पीएचडी इनरोल कराते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंटिन्यूअस 5 ईयर तक दी जाती है फेलोशिप, तो जिससे आप अपनी पीएचडी इजीली कंप्लीट कर सकें। तो आप अभी जाकर विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड करें और अपने अकॉर्डिंग कोर्स परचेज करें। चलिए हम बात कर रहे थे नेक्स्ट, हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन की कैसे प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट मेथड देख लिया कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, काफी कॉमन एग्जांपल है, मतलब कॉमन रिएक्शन है। सेकंड है रिएक्शन विद ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यही रिएक्शन, ये वाली भी रिएक्शन देखी। क्यों? क्योंकि अब वही मेथड बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मेटल चेंज हो रहा है। वही Hg की रिएक्शन, Hg की किसी भी उससे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड प्लस Hg का प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसके आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगाई थी। सिमिलरली किसी भी हमको मेटल कुछ चाहिए तो वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो और उसी का ही एक सॉल्ट ले लो। जैसे अभी पीछे देखा RMgX और SnCl4 लिया और आपको ऑर्गेनो टिन कंपाउंड मिल गया। उसी तरह आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो और एल्काइल मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया था AlCl3, तब भी आपको क्या मिला था? एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिमिलरली लिथियम का लोगे तो लिथियम का मिल जाएगा। तो कुछ बेसिक रिएक्शन है उनको तो याद कर लो, वही कंटिन्यूअस रिपीट होंगी। चेंज क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मेटल चेंज होगा। यहाँ पे क्या है? ऑर्गेनो टिन कंपाउंड की रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऑर्गेनो टिन कंपाउंड कैन बी कन्वेंशनली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड विद SnCl4। यहाँ पे Cl4 कर दीजिएगा। SnCl4 की जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे जितने भी Cl हैं एल्यूमिनियम पे आएंगे और ये हमारे R ग्रुप इससे जाएंगे। ये भी एक टाइप की ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन है। जब भी एक जगह का मेटल दूसरी जगह ट्रांसफर और दूसरे जगह का मेटल तीसरी मतलब फर्स्ट जगह पे आ जाए, ठीक है, मतलब पहली जगह वाला मेटल दूसरी जगह और दूसरी जगह वाला पहली जगह, और लिगेंड एज सच वहीं रहे, तो वो हमारी क्या होती है? ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, वही तो हुआ है। Sn जो है हमारा इधर आ गया है और जो हमारा एल्यूमिनियम है वो क्लोरीन के साथ आ गया है और रिएक्शन को बैलेंस कर दिया गया। 4 तियां 12 एल्काइल हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 तियां 12 एल्काइल हैं, यहाँ पे 4 तियां 12 क्लोराइड हैं, तो 4 तियां 12 क्लोराइड हैं। 4 एल्यूमिनियम यहाँ पे लिए हैं, तो ये देखिए 4 एल्यूमिनियम यहाँ हैं, 3 टिन इधर हैं, 3 टिन इधर हैं। सिंपल रिएक्शन बैलेंस कर दी गई है, आपके सामने लिखी गई है। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर है AlCl3 फॉर्म्ड, लेकिन दिक्कत क्या होती है? AlCl3 फॉर्म्ड इन द रिएक्शन रिएक्ट विद, जो हमारा AlCl3 बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनो टिन कंपाउंड के साथ ही रिएक्शन कर जाता है और आपको इसकी यील्ड डिक्रीज कर जाता है। कैसे करेगा? इसका जो एक कोई हैलाइड होगा यहाँ पे आएगा और बनेगा R3 SnCl, क्योंकि इसकी तो वैलेंसी 4 ही रहेगी, हो सकता है बना दे R2 SnCl2 जैसे पीछे देखे, या RSnCl3, इस तरह की रिएक्शन के प्रोडक्ट बना देगा, मतलब इस तरह के मिक्सचर बना देगा। तो अगर इस तरह के मिक्सचर बना देगा तो हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या जनरेट लेना है? हमें लेना है SnR4 सिर्फ लेना था, वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि सब्सटीट्यूटेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सब्सटीट्यूट तो हम खुद करा लेंगे, लेकिन हमें तो पहले प्योर फॉर्म में मिलना चाहिए। ये आपके सामने है। फिर हम देखते हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव द यील्ड, इसकी यील्ड को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंस लाते हैं किसकी? किसी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट की। कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट मतलब जो कि रिएक्शन को कंट्रोल करे, एल्यूमिनियम को स्टॉप कर दे, क्योंकि यही रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, और अगर ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा यहाँ पे, तो हमारा काम बन जाएगा। अगर ये नहीं रिएक्ट करेगा तो ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या होगा इसके लिए? 1 मिनट रुकिएगा,
ठीक है। तो यहां पे इसके लिए क्या करते हैं, रिएक्शन वही रहेगी, ये भी रिएक्शन वही रहेगी। देखिए ऊपर से नीचे सिर्फ और सिर्फ ये ईथर है, ये क्या है, ईथर है। तो बनने वाली स्पीसीज ये बनेगी और यही ईथर इसके एल्यूमिनियम के साथ एडक्ट बना देगा। जो मैं बार बार बात करता हूं कि एक ईथर या कोई भी लोन पेयर हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसमें डोनेशन करके एडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो आपके सामने एक एडक्ट बनेगा। और फिर हम क्या बोलेंगे, ये है जहां पर बात करेंगे NaCl के साथ लेके अगर रिएक्शन करेंगे तो आपके सामने दिया गया है। जो ये वाले मेथड हैं इसमें हम लोग को सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टेट्रा ब्यूटाइल टिन एंड टेट्रा ऑक्टाइल। टेट्रा ऑक्टाइल क्या है, याद करिए, जैसे ब्यूटाइल की बात कर रहा है तो क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH2, ये हमारा ब्यूटाइल है। इस तरह 8 कार्बन लगा तो ऑक्टाइल बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ये बताना था। तो ये आपकी यहां से हमारा ये मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं कौन सा है, वुड्स रिएक्शन। प्रिपरेशन के 3 मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आसान भी थे, विद कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। वुड्स रिएक्शन पहले भी बताइए, फिर बताने जा रहा हूं। 12th क्लास में आप जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं RCl प्लस 2Na प्लस ClR, वही RCl ही है, लिख यहां भी सकते, बस वहां इतना बेसिक होता है कि ऐसे ही रिएक्शन दिखाई जाती थी। तो मैं आपको थोड़ा याद आ जाए, कुछ आपके ओझल दिमाग पे थोड़ी सी याददाश्त तेज हो जाए, तो वहां के लिए है। ये हमारा कुछ बनता था NaCl, ऐसा प्रोडक्ट बनता था और हमें ऐसे करके दिखाया गया था, ये निकलता था। लेकिन यहां पे क्या है, यही रिएक्शन प्रोसीड कराई गई है। देखिए RCl लिया गया है, Na लिया गया है, बस साथ में हम लोगों ने SnCl4 भी ले लिया। तो उसकी वजह से हाइड्रोकार्बन ना बनकर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है। यहां से जो निकलेंगे 4, ये हमारे बनाएंगे Sn, और R के कितने हैं, 4 हैं, तो SnR4 बन गया। अब यहां से 4 Cl तो यहां से निकले, 4 Cl यहां से निकले, तो 8 Cl और 8 Na और 8 NaCl आपको मिल जाएंगे और आपका रिजल्टेंट वुड्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां से हम लोगों ने 3 प्रिपरेशन के मेथड देखे हैं ऑर्गेनो टिन कंपाउंड के, साथ ही साथ में इंट्रोडक्शन देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला मेथड हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर पढ़ते हैं एप्लीकेशन, फिर पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, देन लीस्ट और लास्ट जो होता है, लीस्ट एंड नॉट लास्ट कौन सा, उसकी एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनो टिन कंपाउंड के। थैंक यू सो मच।